हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आप लोगों को नसेट्स जो आप लोगों का टॉपिक है इसको जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कराने वाली हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या फिर इसको एजेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के व्यू से यदि देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई सा भी ईयर नहीं है जहाँ से ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है, तो इसीलिए यदि आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो भी आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों को इतनी इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, आप लोगों को लास्ट में पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओनली ऑन आपको इतना करना है कि आपका पूरा कंसंट्रेशन लगाकर वीडियो को समझना है और लास्ट तक बने रहना है। बाकी 100% गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ कि ये टॉपिक आज यदि आप अपना इम्पॉर्टेंट टाइम निकाल कर आए हैं तो ये टॉपिक आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी आप एंड में ही करेंगे जब आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना रुके हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये जो हमारी खिचड़ी है नसेट्स की, आखिरकार ये है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। ध्यान से सुनना क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था एनाल्जेसिक ड्रग्स के बारे में, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के बारे में और एंटीपायरेटिक ड्रग के बारे में, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत देखा होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ओनली ऑन इतना बताया था कि एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स ये होती क्या है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इनमें आप लोगों के क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे। जिसके बाद मैंने आपको एक वीडियो और अपलोड की थी जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। इसके अंतर्गत मैंने आपको एनाल्जेसिक ड्रग के बारे में पूरा का पूरा क्लियर किया हुआ था, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था ऐसी दवाइयाँ या ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे दर्द को कम करते हैं या दर्द को पूरी तरह से ख़त्म करते हैं, एक तरह से पेन किलर होते हैं जिनको हम एनाल्जेसिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड बात मैंने आपको बताया था एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स क्या होती है? एंटीपायरेटिक्स ऐसी दवाइयाँ या ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर, जो तापमान होता है, इसको नियमित या इसको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, जब हम लोगों को बुखार आ जाता है तो हमारे बुखार में क्या होता है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो जो हमारी एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स हैं जब हम उनको लेते हैं तो वो हमारे बुखार वगैरह जो भी है उस सबको ठीक कर देती हैं और बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर देती हैं। तो ये मैंने आपको बताया था एंटी पायरेटिक ड्रग के बारे में। अब इसके बाद आज हम पढ़ेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में। पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन, पूरा का पूरा मैकेनिज्म और पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, हर एक टर्म को हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये जो नसेट्स है, ये नसेट्स की फुल फॉर्म होती है जो कि आप लोगों के एग्जाम्स में पूछी जाती है, जो कि है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। क्या? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अब इसके अंतर्गत आप लोगों को एक टर्म दिखाई दे रहा है एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, और दूसरा टर्म आप लोगों को दिखाई दे रहा है नॉन स्टेरॉयडल, और तीसरा टर्म आप लोगों को दिखाई दे रहा है ड्रग। तो ड्रग को क्या कहते हैं? जो दवाइयाँ होती हैं उनको हम ड्रग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एंटी इन्फ्लामेटरी है ये क्या होता है, और तीसरी बात नॉन स्टेरॉयडल है ये क्या होता है, इनको समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ एंटी इन्फ्लामेटरी के बारे में। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेटरी को हम इन्फ्लामेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इन्फ्लामेशन क्या होता है? मान लीजिए जब आपके हाथ में, ये रहा आपका हाथ, और यहाँ पर चोट लगी, चोट लगने के बाद आपका जब चोट लगी है, किसी भी वजह से आप गिर गए हो या आपको किसी ने मार दिया है या किसी भी वजह से आपको जो है वो चोट लग गई है, ठीक है, हाथ में, पैर में, कहीं पर भी आपको चोट लग गई है,
तो क्या हुआ, आपको जब यहाँ पर चोट लगी है तो यहाँ पर आपको दर्द हो रहा है, उस वाले जिस एरिया में आपको चोट लगी है उस एरिया में आपको सूजन भी आ गई है, जहाँ पर आपको लगी यहाँ पर लाल भी पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इतना दर्द हो रहा है कि आपको हल्का हल्का फीवर सा भी लग रहा है इस दर्द की वजह से। और ये सारी जब प्रक्रियाएं हो रही हैं, इन सारी प्रक्रियाओं के साथ में होने से इस प्रोसेस को इन्फ्लामेशन कहते हैं, ठीक है। सूजन आना, दर्द होना, बुखार आना, जहाँ पर आपको लगी है वहाँ पर लाल पड़ जाना, जलन होना, खुजली होना, ये सारी प्रोसेस जब एक साथ होती हैं तो उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब बात आती है इन्फ्लामेशन तो हो गया हमारा, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या होती है। अब एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ऐसी ड्रग या ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो इस सब को रोक देती हैं, यानी हमारे इन्फ्लामेशन को, दर्द को, बुखार को, सूजन को, लालपन को, या हमारे जो है वो जो भी हमारे यहाँ पे हो गया है, खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है, ये सारी प्रोसेस को रोक देती हैं। तो ऐसी दवाइयों को हम एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ कहते हैं, ठीक है। तो आपको अब मैं पढ़कर बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एंटी इन्फ्लामेटरी, इनको इन्फ्लामेशन भी कहते हैं, यानी जो इन्फ्लामेशन को रोकने का कार्य करती हैं उनको कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है दर्द, सूजन, बुखार, लालपन, एलर्जी, पेन, स्वेलिंग, फीवर और रेडनेस, साथ ही साथ कुछ एलर्जिक आपकी रिएक्शंस जब साथ में होती हैं तो उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब कहा गया है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या होती हैं, तो वह दवाइयाँ जो इन्फ्लामेशन को, साथ ही साथ दर्द को, बुखार को, इन सब को कम करती हैं या ख़त्म करती हैं, उनको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहते हैं। इसके अलावा इन्हें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग या नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इनको नॉन स्टेरॉयडल, देखो ना यहाँ पर इसके नाम में ही लिखा है नॉन स्टेरॉयडल, ठीक है। तो इनको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी कहते हैं और नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक ड्रग भी कहते हैं। अब बात आती है कि इनको नॉन स्टेरॉयडल ड्रग क्यों कहते हैं, इनको स्टेरॉयडल क्यों नहीं कहते? आता होगा ना आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन कि इनको स्टेरॉयडल क्यों नहीं कहते, इनको नॉन स्टेरॉयडल ही क्यों कहते हैं। तो चलिए ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। देखिए, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के अंतर्गत दो प्रकार की ड्रग आती हैं, एक स्टेरॉयडल और एक नॉन स्टेरॉयडल। हम इनको क्या कह रहे थे, जो हमारी नसेड्स हैं इनको हम नॉन स्टेरॉयडल्स कह रहे थे, ठीक है। तो आपको जब स्टेरॉयडल और नॉन स्टेरॉयडल दोनों में अंतर पता चल जाएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इनको हम नॉन स्टेरॉयडल कह रहे थे तो क्यों कह रहे थे। देखिए, जो हमारी स्टेरॉयडल्स होती हैं, स्टेरॉयडल्स का मतलब ऐसी दवाइयाँ होती हैं जब हमको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है या बहुत ज़्यादा दर्द के साथ साथ ये जो दवाइयाँ होती हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाकर इफ़ेक्ट डालती हैं और हमारा जो भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है उसको ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारी नॉन स्टेरॉयडल दवाइयाँ होती हैं जैसे नसेड्स के अंतर्गत आती हैं, ये जो नॉन स्टेरॉयडल दवाइयाँ होती हैं ये सबसे पहली बात हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक नहीं करती हैं या फिर हम कहें तो ना के बराबर करती हैं, ठीक है। बहुत कम अटैक करती हैं या हम कह सकते हैं ना के बराबर करती हैं, ठीक है। इनकी तुलना में यदि हम देखा जाए तो हमारी जो नॉन स्टेरॉयडल दवाइयाँ होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं स्टेरॉयडल की अपेक्षा यदि हम देखें तो, ठीक है। तो जो हमारी नॉन स्टेरॉयडल्स दवाइयाँ होती हैं वो सबसे पहली बात हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक नहीं करती हैं या ना के बराबर करती हैं। दूसरी बात, ये जो हमारी नॉन स्टेरॉयडल दवाइयाँ हैं ये हमारे इन्फ्लामेशन को दूर करती हैं, साथ ही साथ जो हमें धीमा धीमा दर्द होता है या हमें मीडियम सा दर्द होता है या हमें बुखार आता है तो इन सबको भी ख़त्म कर देती हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब
हमको खुजली हो रही है, हमको जलन हो रहा है, सूजन आ रही है हाथ पैरों में, या फिर जहाँ पर लग गई है वहाँ पर हमें क्या हो रहा है, लालपन देखने को मिल रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करती है। बुखार के प्रति भी दी जाती हैं। धीमा धीमा या जो मीडियम सा दर्द होता है हमको, उसके प्रति भी हमें जो है वो नॉन स्टेरॉइडल दवाइयाँ दी जाती हैं। और दूसरी बात, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी अटैक नहीं कर रही हैं, तो हुई ना ये अच्छी। इसके अलावा यदि हम देखें स्टेरॉइडल को, तो सबसे पहली बात, ये दर्द में तो काम आती हैं, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तब भी ये काम आती हैं। लेकिन दूसरी बात, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मस्तिष्क पर डायरेक्ट अटैक करती हैं। ठीक है, तो अगर कोई दवाई हमारे मस्तिष्क पर अटैक करेगी तो वो हानिकारक होगी या नहीं होगी, वो डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है। साथ ही साथ हमारे बॉडी के और भी जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी वगैरह, उन पर भी अटैक करती हैं कौन, स्टेरॉइडल दवाइयाँ। जबकि इनकी अपेक्षा हम नॉन स्टेरॉइडल को देखें तो ये जो नॉन स्टेरॉइडल होती है ये भी अटैक करती हैं, लेकिन ये बहुत कम अटैक करती हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सारा काम हो रहा है ना, इसको भी हमारी नॉन स्टेरॉइडल दवाइयाँ कर रही हैं। इसके अलावा इन्फ्लामेशन को भी दूर कर रही हैं, बुखार को भी दूर कर रही हैं, धीमे धीमे दर्द को भी या मीडियम दर्द को भी दूर कर रही हैं। ठीक है, तो सारे काम तो हमारी नॉन स्टेरॉइडल दवाइयाँ कर रही हैं। हमारी जो स्टेरॉइडल दवाइयाँ ना तो ये इन्फ्लामेशन को दूर करती हैं, ना ये खुजली वुजली इन सबको, ना हमारे जो एलर्जी वगैरह होती है उसको भी ये दूर नहीं कर पाती। तो ये हुई ना हमारी अच्छी। इसीलिए जो हमारी नसेड्स होती हैं ये हमारी नॉन स्टेरॉइडल दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स होती हैं। और नॉन स्टेरॉइडल का मतलब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। नॉन स्टेरॉइडल का मतलब क्या होता है कि ऐसी दवाइयाँ जो इन्फ्लामेशन को दूर करती है, धीमा धीमा या जो मीडियम दर्द होता है उनको दूर करती है, बुखार को दूर करती है, साथ ही साथ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक भी नहीं करती हैं। ऐसी दवाइयों को नॉन स्टेरॉइडल दवाइयाँ कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, जो हमारी स्टेरॉइडल दवाइयाँ हैं उनका एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कोडीन, और भी मैंने आपको नारकोटिक के अंतर्गत पढ़ाया हुआ था। ठीक है, नारकोटिक एनाल्जेसिक जो ड्रग है उनके अंतर्गत पढ़ाया हुआ था। जो हमारी एनाल्जेसिक ड्रग्स होती है ना, वही कहलाती हैं हमारी स्टेरॉइडल दवाइयाँ। ठीक है, इससे पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। स्टेरॉइडल जो दवाइयाँ होती हैं इन्हीं को एनाल्जेसिक भी कहते हैं, और जो नॉन स्टेरॉइडल होती हैं इनको नॉन एनाल्जेसिक भी कहते हैं। तभी तो कहा गया है इन्हें नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो स्टेरॉइडल दवाइयाँ होती हैं इनको नारकोटिक एनाल्जेसिक के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो स्टेरॉइडल दवाइयों का एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कोडीन वगैरह, और भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। साथ ही साथ जो हमारी नॉन स्टेरॉइडल दवाइयाँ हैं इसका एग्जाम्पल है एस्प्रिन, नोप्रोक्सन और इवोप्रोफेन। ये एग्जाम्पल हैं आपकी नॉन स्टेरॉइडल। इसके अलावा भी बहुत सारी आती हैं इसके अंतर्गत आप लोगों की, जो कि मैं आपको इसके क्लासिफिकेशन में बताऊंगी। ठीक है, तो ये टर्म आप लोगों को समझ में आ गए। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब और नॉन स्टेरॉइडल का मतलब, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग पूरी की पूरी क्लियर हुई होगी आप लोगों को। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या होती हैं? ऐसी दवाइयाँ जो हमारे इन्फ्लामेशन को दूर करती हैं, सूजन, दर्द, बुखार, लालपन, इन सब को दूर करती हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक भी नहीं करती हैं। ठीक है, ऐसी दवाइयों को कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। क्लियर हुआ? इसके बाद अब आप समझना एक बात को, यहाँ पर है आप लोगों का हाथ। ठीक है, हाथ का ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ। हाथ पैर कहीं पर भी आपको चोट लग सकती है। तो जब आप लोगों को चोट लगती है, यहाँ पर आपके हाथ है, मान लीजिए यहाँ पर आपको चोट लग गई है। तो जब आप लोगों को चोट लगी है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपकी त्वचा है, और त्वचा की भी आपकी लेयर्स होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे त्वचा की भी लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जो त्वचा होती है इसकी तो लेयर होती ही होती हैं, इसके अंदर और भी मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं।
फिर आपके ऊतक वगैरह पाए जाते हैं, फिर आपके ब्लड वगैरह ये सब कुछ पाया जाता है आपके इस बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हमारा एक हाथ है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो जब हमें चोट लगी है तो चोट लगने पे क्या होता है, हमारी जो बॉडी की हाथ में यानी चोट लगी है तो पहली बात तो हमारी त्वचा की जितनी भी लेयर्स है वो सभी डैमेज होंगी, अंदर जो ऊतक वगैरह हैं वो भी डैमेज होगा, मेम्ब्रेन वगैरह है वो भी डैमेज होंगी, सब कुछ डैमेज होगा। ठीक है, तो जब ये डैमेज होता है तो यहाँ से ऐसा क्या होता है कि हम लोगों को इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन यानी बुखार, दर्द, सूजन, लालपन ये सब देखने को मिलता है। तो ऐसा यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों को इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो समझना क्या होता है कि जब हम लोगों को यहाँ पर चोट लगती है, तो जब चोट लगती है तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ हमारे ऑटोकॉइड्स होते हैं। अब ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, यहाँ से कुछ हमारे बॉडी के यानी हाथ में हमें जो है वो चोट लगी है तो यहाँ से कुछ केमिकल वगैरह, कुछ एंजाइम वगैरह जो है वो क्या करते हैं, निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पर समझ लीजिए फाइटिंग हो रही है, इतने वाले एरिया में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो लड़ाई हो रही है तो बाहर से भी कुछ लोग आ रहे हैं और अंदर से भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो अंदर से कुछ लोग जो आ रहे हैं, केमिकल वगैरह, एंजाइम वगैरह, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ऑटोकॉइड्स कहते हैं। और यहाँ पर वो लड़ रहे हैं, जब यहाँ पर लड़ रहे हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, जब हम यहाँ पर वो लोग लड़ रहे हैं ना तो उनको हम कह रहे हैं ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स यानी कि जो जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, जो जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं और वो यहाँ पर फाइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों को इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। और इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बता ही दिया, हम लोगों को क्या होता है, दर्द होता है, सूजन आती है, बुखार आता है या खुजली होती है, लालपन देखने को मिलता है, ये सब प्रॉब्लम एक साथ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑटोकॉइड्स रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए ऑटोकॉइड्स भी मैंने लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। कहा गया है चोट लगने के बाद यह निकलते हैं, क्या निकलते हैं, ऑटोकॉइड्स निकलते हैं और अपना प्रभाव, अपना इफेक्ट दर्द, सूजन, लालपन, बुखार ETC के रूप में जो है वो व्यक्त करते हैं। ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, जब हमको लगी यानी चोट लगी तो चोट लगने पर ये अपना प्रभाव दर्द, सूजन, बुखार के रूप में जो है वो प्रदर्शित करते हैं। एंजाइम्स और केमिकल्स के रूप में क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी से निकलते हैं। कौन कौन से, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हुआ, थ्रोम्बोक्सिन हुआ, ल्यूकोट्रांस हुआ, हिस्टामीन हुआ, ये सभी भाई बहन लोग निकलते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। प्रोटेक्ट जब ये नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा ही हम लोगों को लग हो जाती है तो क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन के रूप में देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है, हिस्टामीन निकलता है, अलग अलग निकलते हैं ये सब। ठीक है, तो ये आप लोगों को 3 टर्म समझ में आ गई होंगी। क्या, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग पूरी की पूरी, नॉन स्टेरॉइडल क्यों कहते हैं, ये सारी बातें, और साथ ही साथ आप लोगों को ऑटोकॉइड्स से समझ में आए होंगे। जब हम लोगों को चोट लगती है तो ये हमारे ऑटोकॉइड्स बेचारे निकलते हैं और लड़ते हैं। जब ये लड़ नहीं पाते हैं तो हमको इन्फ्लामेशन के रूप में ये जो ऑटोकॉइड्स हैं ये दिखाई देते हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से इन्फ्लामेशन क्या होता है, हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म, कैसे, कहाँ, क्या निकलता है, कहाँ निकलते हैं ये आप लोगों के ऑटोकॉइड्स, किस टाइप की आखिरकार ये प्रोसेस होती है नसेड्स की। ठीक है, पूरा का पूरा अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ये आप नोट्स कहाँ से प्रिपेयर करती हो, तो मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये मेरे पास बुक है जो कि पूरी की पूरी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लेवल की है, यानी कुछ कुछ टर्म इसमें इंग्लिश मीडियम दिए हुए हैं और मैक्सिमम इसमें हिंदी मीडियम दिए हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे पास एक और बुक है, इन दोनों से मिलकर मैं आप लोगों को नोट्स जो है वो प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है,
तो आप लोगों को लेना चाहो तो आप लोग भी ले लेना, मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए इसके हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, क्रियाविधि को समझ लेते हैं, आखिरकार इसमें कैसी क्या नसेड्स की जो है वो क्रियाविधि होती है या इन्फ्लामेशन की क्रियाविधि होती है। तो सबसे पहले क्या हुई, हम लोगों को चोट लगी, ठीक है, ये है हमारा हाथ और यहाँ पर हम लोगों को क्या हुई, चोट लगी। तो चोट लगने पर मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी के अंतर्गत जो हमारी त्वचा होती है इसकी भी कुछ लेयर्स होती हैं, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी इसके अंतर्गत पाई जाती है, वही सेल मेम्ब्रेन जो कि हमारी फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक वही सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे ऊतक भी पाए जाते हैं, टिश्यूज़ जिसको आप टिश्यूज़ के नाम से जानते हो, बोन्स भी पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी के किसी पार्ट में, मान लीजिए हाथ में, जब हाथ में चोट लगी तो क्या होता है, ये जो त्वचा है इसकी सारी लेयर्स डैमेज हुई, ठीक है, इसके अंदर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन भी डैमेज हुई, ठीक है। जब ये हमारी मेम्ब्रेन डैमेज हुई तो ये हमारी कहलाई सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन के डैमेज होने से ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपकी फॉस्फोलिपिड्स की बनी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जब ये हमारी चोट लगी तो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो कि फॉस्फोलिपिड्स से बनी थी ये हमारी डैमेज हुई, ठीक है। चोट लगने से क्या हुआ, हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुई। इसके बाद जब हमें चोट लगी तो चोट लगने के बाद हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हमारी हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस हुई। हमको सबसे पहले चोट लगी, फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन टूटी, जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी थी फॉस्फोलिपिड्स की, वो फॉस्फोलिपिड्स की सेल मेम्ब्रेन टूटी, डैमेज हुई और वहाँ पर हमारे हाइड्रोलाइसिस जो है वो प्रक्रिया हुई, प्रोसेस हुई, और ये प्रोसेस हमारे फॉस्फोलाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में हुई, ठीक है। चूँकि हमारी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी थी तो यहाँ पर हमारी प्रोसेस फॉस्फोलाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में हुई, और कौन सी प्रोसेस हुई, हमारी हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हुई, ठीक है। इसके बाद जब इतनी प्रोसेस हुई तो हमारा एक एसिड बना, ठीक है। यहाँ पर जब हमारी सेल मेम्ब्रेन टूटी तो हमारी क्या हुई, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में हमारी हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस हुई और क्या हुआ, हमारा एक एसिड बना जिसका नाम था एरिकिडोनिक एसिड। क्या नाम था, इसका नाम था एरिकिडोनिक एसिड, हमारा ये बन गया, ठीक है। तो जब हमें चोट लगी, चोट लगने के बाद हमारी जो बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन थी जो कि फॉस्फोलिपिड्स की बनी थी ये टूटी तो हमारे हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया हुई जो कि हमारे फॉस्फोलाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में हुई। इससे हमारा एक एसिड बना जिसका नाम था एरिकिडोनिक एसिड, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब ये जो हमारा एरिकिडोनिक एसिड है, इस एरिकिडोनिक एसिड से ही हमारा एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है कॉक्स, COX कॉक्स। इसकी फुल फॉर्म होती है साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम। क्या है, साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब ये जो भैया हमारा बना है ना कॉक्स, यही कॉक्स क्या करता है, हम लोग को सारी तकलीफ लेके आता है जब हमको चोट लगती है, ठीक है। ये कॉक्स हमारा दो प्रकार का होता है, कॉक्स 1, कॉक्स 2। कॉक्स 1 हमारा बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इसी से ही सारे हमारे ऑटोकॉइड रिलीज होते हैं। कॉक्स 2 से भी होते हैं, कॉक्स 2 कॉक्स 1 की अपेक्षा में थोड़ा कम निष्क्रिय होता है। तो क्या होता है कि ये जो कॉक्स बनाए ना, यही कॉक्स हमारी बॉडी में पूरा का पूरा काम कर देता है। इसी से ही इन्फ्लामेशन, इसी से ही बुखार, इसी से ही सारी तकलीफ़ें जो है वो देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। तो देखो आगे अब हम समझते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया एरिकिडोनिक एसिड हमारा कैसे बना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताना आप लोग, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले चोट लगी, चोट लगने के बाद हमारी त्वचा के नीचे प्रेजेंट थी सेल मेम्ब्रेन, वो टूटी। जब वो टूटी तो हमारी फॉस्फोलिपिड्स की बनी सेल मेम्ब्रेन टूटने से फॉस्फोलाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया हुई जिससे हमारा एरिकिडोनिक एसिड बना, ठीक है।
अब ये जो हमारा एरिकिडोनिक एसिड है ये क्या करता है भाई, ये हमारा कॉक्स एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। और कॉक्स एंजाइम की फुल फॉर्म क्या होती है, साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम। ठीक है, अब ये जो कॉक्स एंजाइम है ना, यही कॉक्स एंजाइम दो प्रकार का होता है। ठीक है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। ये जो कॉक्स 1 है आप लोगों का, ये कॉक्स 1 से निकलते हैं आपके ऑटोकॉइट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, ये निकलते हैं आपके ऑटोकॉइट्स। ठीक है, अब ये जो ऑटोकॉइट्स है ना, यही आपकी इन्फ्लामेशन की जो प्रॉब्लम है यही इनकी वजह से ही देखने को मिलती है। और इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, वही आपका दर्द, सूजन, बुखार वगैरह, ये सारी लालपन वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों को जो देखने को मिलती है चोट लगने के दौरान, वो आपकी इन ऑटोकॉइट्स की वजह से देखने को मिलती हैं। ठीक है, पहले तो बेचारे ये ऑटोकॉइट्स हमारे लड़ते हैं, जब ये नहीं लड़ पाते हैं तो हमको जो है वो ये इन्फ्लामेशन के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉक्स 1 एंजाइम था इसकी वजह से हो रहा था। अब कॉक्स 2 एंजाइम ये भी कुछ प्रोसेस करता है, ऐसा नहीं है कि ये चुपचाप बैठा रहेगा, ये भी, लेकिन ये जो हमारा कॉक्स 1 है ना, ये हमारा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और कॉक्स 2 हमारा कॉक्स 1 की अपेक्षा थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है। ठीक है, थोड़ा सा कम निष्क्रिय होता है। ठीक है, काफ़ी कम निष्क्रिय होता है। ठीक है, ज़्यादा आपका सक्रिय नहीं होता है, काफ़ी निष्क्रिय होता है या काफ़ी कम निष्क्रिय होता है। और इससे हम लोगों को बुखार और दर्द ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, कॉक्स 2 से। बाकी पूरा का पूरा गेम आपका कॉक्स 1 ही करता है। जैसा कि आप लोग मूवी देखते हो और मूवी में एक जो है वो विलन होता है। ठीक है, वही विलन सारी फाइटिंग वगैरह करता है, तो वो विलन के रूप में कौन हुआ, वो हुआ हमारा कॉक्स 1। और जो छोटे छोटे कैरेक्टर वगैरह होते हैं ना, जैसे कि उतनी ही भूमिका निभाते हैं एक मूवी में जितना आपका विलन निभाता है, उसी की तरह आपका कॉक्स 2 हुआ। ठीक है, तो छोटी छोटी प्रोसेस करते हैं, वही है आपका कॉक्स 2 जो कि छोटी छोटी प्रोसेस कर रहा है, लेकिन कॉक्स 1 की अपेक्षा, विलेन की अपेक्षा थोड़ा सा कम आपका निष्क्रिय होता है। ठीक है, इतना एक्टिव नहीं होता है। तो ये हुआ आपकी कॉक्स की प्रोसेस। चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को एक बार और समझा देती हूँ, देन मैं आपको पूरा का पूरा बताती हूँ। तो सबसे पहले हमको हाथ, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट में चोट लगी, और चोट लगने के बाद हमारे जो हाथ, पैर या बॉडी है, इसकी जो त्वचा है, त्वचा के नीचे कई सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो त्वचा के नीचे ही प्रेजेंट थी हमारी फॉस्फोलिपिड्स की बनी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब हमको चोट लगती है तो फॉस्फोलिपिड्स की बनी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स की बनी सेल मेम्ब्रेन जब डैमेज होती है तो यहाँ से फॉस्फोलाइपेज एंजाइम निकलता है। और जब हमारा फॉस्फोलाइपेज एंजाइम निकलता है तो उसकी उपस्थिति में हमारी हाइड्रोलाइसिस जो है वो प्रक्रिया होती है। जब हमारी हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया होती है तो हमारा एक एसिड बनता है जिसका नाम है एरिकिडोनिक एसिड। और ये भाई साहब एरिकिडोनिक एसिड क्या करते हैं, ये एरिकिडोनिक एसिड हमारे कॉक्स एंजाइम का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। और कॉक्स एंजाइम की फुल फॉर्म होती है साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम। ठीक है, अब ये जो हमारे कॉक्स एंजाइम हैं ये दो प्रकार के होते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। कॉक्स 1 हमारे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कॉक्स 2 हमारे कॉक्स 1 की अपेक्षा में थोड़े कम एक्टिव होते हैं। कॉक्स 1 से हमारे कई प्रकार के ऑटोकॉइड्स निकलते हैं, जैसे कि हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, ये हमारे कई प्रकार के ऑटोकॉइड्स निकलते हैं। और ऑटोकॉइड्स हमारे केमिकल या एंजाइम्स वगैरह होते हैं। बेचारे ये जो हमारे ऑटोकॉइड्स हैं ये हमारे जब भी हम लोग को चोट वगैरह लगती है तो हमारी लड़ाई करने का काम करते हैं। जब ये नहीं लड़ पाते हैं तो यही ऑटोकॉइड्स हमें इन्फ्लामेशन के रूप में देखने को मिलते हैं। कॉक्स 2 हमारा जो है वो थोड़ा सा कॉक्स 1 की अपेक्षा कम सक्रिय होता है। और कॉक्स 2 से हम लोगों को बुखार और दर्द के रूप में प्रॉब्लम्स जो है वो चोट लगने के बाद देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी क्या क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म। चलिए मैंने इसकी थ्योरी भी आप लोगों को लिखी हुई है, बता देती हूँ। थ्योरी के अंतर्गत क्या कहा है, थ्योरी में कहा है
चोट लगने पर जब हमारी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने पर हमारा फॉस्फोलाइपेज एंजाइम निकलता है और उस फॉस्फोलाइपेज एंजाइम से हमारी हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है और हमारा एरिकिडोनिक एसिड बनता है। एरिकिडोनिक एसिड के द्वारा हमारा कॉक्स एंजाइम का जो है वो निर्माण होता है। यह कॉक्स एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2, जैसा कि मैंने आप लोगों को जस्ट ऊपर एक्सप्लेन किया। कॉक्स एंजाइम से ऑटोकॉइड्स निकलते हैं जो कि इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। ठीक है, कॉक्स एंजाइम दो प्रकार के थे, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। इन्हीं से क्या निकल रहा था, हम लोगों के कई प्रकार के ऑटोकॉइड्स निकल रहे थे और यही ऑटोकॉइड्स क्या कर रहे थे, इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया को दर्शाने का कार्य कर रहे थे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखा गया है नशेड्स ड्रग्स। नशेड्स ड्रग्स क्या करती हैं, कॉक्स एंजाइम की क्रियाविधि को पूरी तरह से रोक देती हैं और इन्फ्लामेशन को ख़त्म कर देती हैं। ये बात अब मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन करती हूँ। कहा गया है जो हमारी नशेड्स दवाइयाँ होती हैं, नशेड्स ड्रग्स होती हैं, ये क्या करती हैं, कॉक्स एंजाइम की जो क्रिया होती है ना, इसी को ही रोक देती हैं। जब इसको रोक देंगी तो आगे इन्फ्लामेशन, बुखार, दर्द, ये सब तो देखने को मिलेगा ही नहीं। देखिए, जैसे कि हमने मान लीजिए खाई एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन क्या थी, नशेड्स थी। एस्प्रिन हम लोगों ने खाई तो एस्प्रिन क्या करती है, ये जो हमारे कॉक्स है ना, इस पर जाकर इफेक्ट करती है। ठीक है, ये जब कॉक्स पे जाकर इफेक्ट करती है ना, तो कॉक्स के द्वारा जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं ना, इसी को ही रोक देती है। जब इसको ही रोक देगी तो ना हमारा कॉक्स 1 बनेगा, ना हमारा कॉक्स 2 बनेगा, ना हमारे ऑटोकॉइड्स बनेंगे, ना हमें इन्फ्लामेशन होगा, ना हमें बुखार और दर्द होगा। ठीक है, तो जो हमारी नशेड्स दवाइयाँ होती हैं, जब हम इनको लेते हैं तो इनके लेने से क्या होता है, ये हमारे कॉक्स पे जाकर अटैक करती हैं और डायरेक्ट कॉक्स के द्वारा जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, वो नहीं होने देती हैं और हम लोगों को ये जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस है ये भी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस टाइप से जो नशेड्स हैं वो क्या करती हैं, डायरेक्ट कॉक्स को ही ख़त्म कर देती हैं कि जब हमारा कॉक्स ही नहीं होगा तो हमारी इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया होगी ही नहीं। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि जो हमारी नशेड्स होती हैं ये हमें कॉक्स एंजाइम की क्रियाविधि को पूरी तरीके से रोक देती हैं और इन्फ्लामेशन को ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, जब इन्फ्लामेशन ख़त्म हो जाएगा तो ना हमें बुखार होगा, ना हमें दर्द होगा, ना हमें सूजन होगी, ना खुजली होगी, ना लालपन होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुई आपकी नशेड्स दवाइयाँ। ठीक है, और ये हुई इनकी मैकेनिज्म। एज इट इज़ आप लोगों के एग्ज़ाम में लिखनी है। ठीक है, इसके बाद इसका नोट्स चाहिए हो तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बता देना। और ये आपके ऑटोकॉइड्स हुए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसका क्लासिफिकेशन जल्दी से बता देती हूँ। और ये जो क्लासिफिकेशन है इसके अंतर्गत जो जो दवाइयाँ आती हैं, जो कि आप लोगों की सिलेबस में हाईलाइट करके दी हुई हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक एक दवाई को डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए उनको मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगी। ठीक है, जैसे कि एस्प्रिन में आप लोगों को पढ़ाऊँगी, यहाँ पर आपको दिख रही होगी एस्प्रिन। इसी टाइप से मैं आपको जो है वो पैरासीटामोल वगैरह पढ़ाऊँगी। इन सबको दवाइयों को क्या हुआ है, अलग अलग कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। ये है आपकी पैरासीटामोल, इसके बाद मैं आपको नेफोपैम भी पढ़ाऊँगी, मेटामिजोल भी पढ़ाऊँगी। ठीक है, एस्प्रिन भी पढ़ाऊँगी, इवोप्रोफेन भी, कीटोप्रोफेन भी, ये सारी हम जो है वो दवाइयाँ एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नशेड्स। ठीक है, वर्गीकरण। नशेड्स की फुल फॉर्म अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है, इनको 4 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है नॉन सिलेक्टिव कोक्स। नॉन सिलेक्टिव कोक्स क्या करती हैं, नॉन सिलेक्टिव के अंतर्गत जितनी भी आप लोगों की ये दवाइयाँ दी गई हैं, ये सारी दवाइयाँ आप लोगों की जितनी भी दी गई हैं,
ये यहाँ तक ये एंड में है आप लोगों की पायरेजेलोन डेरिवेटिव्स। ये जो पायरेजेलोन डेरिवेटिव्स है, यहाँ तक जितनी भी दवाइयाँ दी गई हैं इनका काम क्या है, इनका काम भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इन सारी दवाइयों को रखा गया है आपके नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर्स के अंतर्गत। नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर्स के अंतर्गत जो भी दवाइयाँ हैं वो क्या करती हैं, वो आप लोगों के कॉग्स पर अटैक करती हैं। जितनी भी आपकी जो है वो नॉन सिलेक्टिव कॉग्स इनहिबिटर्स थी, ये इन दवाइयों को जब हम खाते हैं, जैसे कि एस्प्रिन को हमने खाई, तो वो हमारी कॉग्स पर अटैक करती हैं और कॉग्स पर अटैक करके कॉग्स की पूरी प्रक्रियाओं को रोक देती हैं। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ से पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी तो ये प्रक्रिया अपने आप होगी ही नहीं। जब हमारी यही रुक गई तो ये कहाँ से होगी, ये कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो जो हमारी नॉन सिलेक्टिव कॉग्स इनहिबिटर्स हैं, ये रही नॉन सिलेक्टिव कॉग्स इनहिबिटर, ये हमारे कॉग्स पे जाकर डायरेक्ट अटैक करती हैं और पूरी की पूरी प्रोसेस को रोक देती हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग ग्रुप से, जैसे कि आपकी सैलिसिलेट्स जिसमें एस्प्रिन को रखा गया है, प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें आपके आइबुप्रोफेन और कीटोप्रोफेन को रखा गया है। देन आपके कुछ डेरिवेटिव्स ये आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इन सब के अंतर्गत अलग अलग दवाइयों को रखा गया है। और लास्ट है आपका पायरोजेलोन डेरिवेटिव्स। ये जो पायरोजेलोन डेरिवेटिव्स है इसमें आपका फिनाइल ब्यूटाजोन को रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी दवाइयाँ एक एक करके मैं आप लोगों को सभी दवाइयों को एक्सप्लेन करूँगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कैटेगरी है आपकी प्रेफरेंशियल कॉग्स इनहिबिटर्स। प्रेफरेंशियल का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि आप हो और आपकी छोटी बहन है। ठीक है, अब आप और आपकी छोटी बहन में से प्रेफरेंस किसको मिलती है, आपको मिलती है। क्यों आपको मिलती है, क्योंकि आप बड़े हो और आपकी छोटी बहन छोटी है। जब आपको प्रेफरेंस मिल जाती है, इसके बाद आपकी छोटी बहन को मिलती है। ठीक है, क्योंकि आप बड़े हो, तो ये होता है आपकी प्रेफरेंस का मतलब। ऐसे ही आपकी प्रेफरेंशियल कॉग्स 2 इनहिबिटर्स होती हैं। ये क्या करती हैं, ये यहाँ पर आपके कॉग्स एंजाइम पर अटैक तो करती हैं, लेकिन जो कॉग्स 2 है सबसे पहले इस प्रोसेस को ख़त्म करती हैं। सबसे पहले जब यह प्रोसेस आपकी ख़त्म हो जाएगी तब जाकर ये इसको देखती हैं। ठीक है, तो क्या करती हैं, कॉग्स एंजाइम के अंतर्गत कॉग्स 2 पर अटैक करती हैं। कॉग्स 2 आपकी इनहिबिटर्स। ठीक है, तो जो हमारी इसके अंतर्गत लिखा ही गया है प्रेफरेंशियल कॉग्स 2 इनहिबिटर्स, तो प्रेफरेंस किसको दी है, कॉग्स 2 को दी है। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है बुखार दर्द वगैरह इन सबको ख़त्म कर देती हैं, कौन, हमारी कॉग्स 2 इनहिबिटर्स। और इसके अंतर्गत ये सारी आपकी दवाइयाँ 3 दवाइयाँ लिखी हुई हैं, इनको रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आपकी थर्ड कैटेगरी आती है सिलेक्टिव कॉग्स 2 इनहिबिटर्स। सिलेक्टिव कॉग्स 2 इनहिबिटर्स के अंतर्गत भी ये 3 दवाइयाँ इसमें आपकी रखा गई हैं और ये भी आपके कॉग्स 2 पर जाकर अटैक करती हैं। किस पर, ये भी आपकी सिलेक्ट किसको करती हैं, कॉग्स 2 को करती हैं और सबसे पहले इसको ख़त्म करती हैं, देन यहाँ पर आती हैं। ठीक है, फिर इसको ख़त्म करती हैं कॉग्स 1 को, लेकिन सबसे पहले कॉग्स 2 पर जाकर अटैक करती हैं। इसके बाद आती हैं आपकी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। देखो एक एक टर्म को समझो। एनाल्जेसिक का मतलब मैंने आपसे क्या बताया था, एनाल्जेसिक का मैंने मतलब आप लोगों को बताया था ऐसी दवाइयाँ जो दर्द को कम करती हैं, दर्द को ख़त्म करती हैं, यानी एनाल्जेसिक आपकी पेन किलर होती हैं। ठीक है, इसके बाद कहा है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एंटीपायरेटिक का मतलब मैंने आपको बताया था ऐसी दवाइयाँ जो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं, बताया था। इसके बाद कहा गया है विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन यानी ऐसी दवाइयाँ जो दर्द को और टेम्परेचर को इन सब को तो कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन जो हमारी इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया होती है इसको ख़त्म करने के लिए पुअर होती हैं, यानी कमज़ोर होती हैं, थोड़ी सी इनको ख़त्म करने में जो है वो थोड़ी सी नाकामयाब होती हैं। कौन, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स विथ
पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन या ड्रग्स, ठीक है। और इसके अंतर्गत रखी गई हैं आपकी पैरासीटामोल्स वगैरह, मेटामिजोल वगैरह और नेफोपैम वगैरह, ठीक है। और ये जो दवाइयाँ होती हैं, जब अब बुखार आता है आपको तभी तो आप खाते हो पैरासीटामोल, तो हुई ना आपकी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स। बुखार आता है आपको तो आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ घट जाता है, और क्या होता है, और आपको पूरी बॉडी में जकड़न स्टार्ट हो जाती है, दर्द स्टार्ट हो जाता है, तभी तो आप खाते हो पैरासीटामोल। खाते हो कि नहीं खाते? इसके बाद जो हमारी इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया होती है, इसको थोड़ा सा कम करने में नाकामयाब होती है, ठीक है। तो ऐसी दवाइयों को लास्ट जो कैटेगरी है, जो कि है आपकी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो जो आपकी नसेड्स थी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, इनकी 4 कैटेगरी बनाई गई। सबसे पहली है आपकी नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, जो कि कॉक्स पे डायरेक्ट अटैक करती हैं और कॉक्स 1 और कॉक्स 2 की प्रक्रिया को होने ही नहीं देती। जब ये दोनों प्रक्रिया होती नहीं है तो आपकी इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपके कॉक्स एंजाइम को ही डायरेक्ट ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। इसके बाद प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, ये प्रेफरेंस काय को देती हैं? कॉक्स 2 को देती हैं। जब ये कॉक्स 2 को पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं तो ये कॉक्स 1 पर अटैक करती हैं। इसके बाद सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, ये भी आपकी क्या करती हैं? कॉक्स 2 पर डायरेक्ट जाकर अटैक करती हैं। सबसे पहले कॉक्स 2 पर अटैक करती हैं और कॉक्स 2 को ख़त्म करती हैं। कॉक्स 2 जब ख़त्म हो जाता है तो कॉक्स 1 पर अटैक करती हैं। इसके बाद एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये क्या होती हैं? ये आपकी एनाल्जेसिक यानी दर्द को कम करती हैं अच्छी तरह से, और एंटी इन्फ्लामेटरी यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं अच्छी तरह से, लेकिन जो आपकी इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया होती है इसको ख़त्म करने के लिए थोड़ी सी नाकामयाब होती हैं, थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं, ठीक है। तो ऐसी कैटेगरी में रखा गया है आपके पैरासीटामोल को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है, और एस्प्रिन भी पूछी जाती है, ठीक है। साइक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक, इनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स को एक एक करके मैं आप लोगों को काय में बताऊंगी। इनको एक एक करके मैं आपसे अलग से जो है वो वीडियो बनाऊंगी और उनमें आपको पूरा का पूरा सब कुछ समझाऊंगी। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मुझे आप नीचे कमेंट करके बताएंगे वीडियो आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आई वो भी मुझे आप बताना, वीडियो अच्छा लगा या नहीं वो भी मुझे आप बताना, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को ये सारी जो आप लोगों की ड्रग्स है इनको एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।